जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे रेलवे वाला पे। दोस्तों, आज जीव विज्ञान के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। हाल ही में बिहार पुलिस एग्जाम हो रहा है अभी, उनमें जीव विज्ञान से किसी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये जीव विज्ञान का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसे कि बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, टायर 4 में भी ये काम आएगा। किसी भी एग्जाम में जिसमें जीएस या जीके का पोर्शन रहता है उसके लिए आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं जीव विज्ञान का इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला टॉपिक है जीव विज्ञान का, कोशिका विज्ञान से शुरू करते हैं। ठीक है ना, तो कोशिका विज्ञान इसका इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत आ रहा है, इसलिए जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है उसी पे हम ज़्यादा टाइम देंगे। ठीक है, देखिए कोशिका विज्ञान से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है बिहार पुलिस एग्जाम में, बाकी और सभी एग्जामों में। तो देखिए कोशिका जो है ना जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका को क्या कहा जाता है? जीवन की मूलभूत इकाई कहा जाता है। कोशिका की जो खोज है ना रॉबर्ट हुक करते हैं 1665 ईस्वी में। और जो जीवित कोशिका होती है ना, जीवित कोशिका की खोज लेवेनहॉक के द्वारा किया जाता है। देखिए कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका का अध्ययन जो है ना साइटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोशिका से सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने, मतलब कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने 1838-39 ईस्वी में दिया था, ये भी याद रखिए। देखिए जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। ठीक ना, कोशिका दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? केंद्रक अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक उपस्थित होता है। देखिए केंद्रक नहीं पाया जाता किसी प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, केंद्रक अनुपस्थित रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, और केंद्रिका जो है यूकैरियोटिक में उपस्थित रहता है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका की बात करिए ना, सबसे छोटी कोशिका किसका होता है? माइक्रोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम जीवाणु की, इसको पीपीएलओ बोलते हैं, पीपीएलओ भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? पीपीएलओ यानी कि माइक्रोप्लाज्मा गैलेसेप्टिक जीवाणु की होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवाणु से संबंधित जो क्वेश्चन है उसमें देखिए सबसे बड़ी कोशिका की जो बात करिए ना, सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। किसकी होती है? शुतुरमुर्ग की अंडे की होती है सबसे बड़ी कोशिका। अब मानव शरीर की अगर बात करें तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका। अब मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो होती है स्पर्म की होती है। किसकी होती है? स्पर्म की होती है। और सबसे बड़ी कोशिका जो मानव शरीर में होती है ओवम की होती है। किसकी होती है? ओवम की, अंडाणु की होती है। ठीक ना, ये भी क्वेश्चन याद रखिए। तो ये अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाए जाने वाली सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर में सबसे पाई जाने वाली छोटी कोशिका सेरेब्रम की ग्रेन्युअल सेल की होती है। ठीक है, मानव शरीर में पाई जाने सबसे बड़ी कोशिका किसका होती है? ओवम की होती है। मतलब छोटी कोशिका स्पर्म की कोशिका होती है और सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर में ओवम की होती है। और सबसे लंबी बोले थे तंत्रिका कोशिका की होती है, जिसे न्यूरॉन भी बोलते हैं। ठीक ना, अब बात करें कोशिका संरचना में। देखिए टॉपिक बाय टॉपिक आपको ये क्लियर होता जाएगा। ठीक ना, कोशिका की संरचना में देखिए, संरचना में क्या होता है? कोशिका का भौतिक आधार जो है जीवदर्भ है। ठीक है ना, कोशिका का भौतिक आधार क्या है? जीवदर्भ। ठीक ना, जीवदर्भ की खोज डुजार्डिन के द्वारा किया जाता है। जीवदर्भ की खोज किसके द्वारा किया जाता है? डुजार्डिन के द्वारा किया जाता है। और जीवदर्भ का नामकरण है ना पुरकिंजे करते हैं। जीवदर्भ का यानी कि जीवदर्भ का नामकरण किसके द्वारा किया जाता है? पुरकिंजे के द्वारा किया जाता है। जीवदर्भ जीवन का भौतिक आधार है, किसके द्वारा कहा गया था? हैक्सले कहा था। देखिए जीवदर्भ जो है ना जीवन का भौतिक आधार है, किसने कहा था? हैक्सले है। बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन आया है। जीवदर्भ सिद्धांत सूल्ज के द्वारा दिया गया है। जीवदर्भ सिद्धांत किसने दिया था? सूल्ज दिया था। अब देखिए पादप कोशिका जो बाहरी आवरण होती है ना, पादप कोशिका जो बाहरी आवरण होती है उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक ना, कोशिका भित्ति कहते हैं बाहरी आवरण को। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो होती है केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ये बात सब याद रखिए। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका झिल्ली पाई जाती है, पादप जंतु दोनों कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। और कोशिका के एक निश्चित आकार और कोशिकाओं को सुरक्षा कौन प्रदान करती है? कोशिका झिल्ली प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली जो होती है ना लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है कोशिका झिल्ली। ठीक ना, अब देखिए कोशिका की कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में चर्चा करते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया है।
तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है ना ऑल्टमैन करते हैं। कौन करते हैं? ऑल्टमैन करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण करते हैं बेंडा। मतलब खोज करते हैं ऑल्टमैन और इसका नाम कौन रखते हैं? बेंडा रखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है जीवाणु में, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं पाया जाता है? जीवाणु में नहीं पाया जाता है, ठीक ना। माइटोकॉन्ड्रिया किस में नहीं पाया जाता है? जीवाणु में नहीं पाया जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जो पाया जाता है द्रव ना, उसे क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं, मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रिया में एक द्रव पाया जाता है, लिक्विड पाया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स बोलते हैं। कोशिका पावर हाउस ऊर्जा, ये 23 तारीख वाला जो एग्जाम हुआ ना बिहार पुलिस का, उसमें पूछा गया है। तो कोशिका का पावर हाउस क्या है? ऊर्जा गृह किसे बोलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, ऊर्जा गृह, ठीक ना। पावर हाउस ऑफ एनर्जी किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। कोशिका का शोषण केंद्र, मतलब कोशिका का जो शोषण केंद्र होता है ना, कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में जमा होता है? आप जब पूछ सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहते हैं, तो ऊर्जा गृह कहते हैं, तो उसमें ऊर्जा किस रूप में जमा होता है? एटीपी के रूप में जमा होता है। किस रूप में जमा होता है? एटीपी के रूप में होता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी इकाई है किसकी? एटीपी ऊर्जा के रूप में निकलती है ना, ऊर्जा की इकाई है। क्रेब्स चक्र, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र होता है, जिसके कारण एटीपी का निर्माण भी होता है, ठीक ना। क्रेब्स चक्र की खोज हैंस बेक्रेब्स ने किया था। अब माइटोकॉन्ड्रिया के दिल किसे कहते थे? माइटोकॉन्ड्रिया के दिल, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया के दिल किसे बोलते हैं? क्रिस्टी को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? क्रिस्टी को बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के दिल किसे बोलते हैं? क्रिस्टी को बोलते हैं, ठीक ना। अगला टॉपिक देखिए गोल्जी का है। अगला टॉपिक क्या है? गोल्जी का है। अगला टॉपिक क्या है? गोल्जी का है। तो गोल्जी का के बारे में कुछ बातें जानते हैं। तो गोल्जी का खोज जो है ना कैमिलो गोल्जी के द्वारा किया जाता है। गोल्जी का खोज कौन करते हैं? कैमिलो गोल्जी के द्वारा किया जाता है। देखिए गोल्जी के क्रियात्मक इकाई क्या है? सिस्टर्नी है। क्या है? सिस्टर्नी है। गोल्जी की क्रियात्मक इकाई क्या है? सिस्टर्नी। और कोशिका का ट्रैफिक पुलिस या यातायात प्रबंधक किसे बोलते हैं? गोल्जी इकाई को ही बोलते हैं। एक क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया है। देखिए कोशिका के ट्रैफिक पुलिस या यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं? गोल्जी इकाई को बोलते हैं, ठीक ना। गोल्जी इकाई का मुख्य कार्य क्या होता है? स्त्रवण करना। क्या होता है? स्त्रवण करना होता है। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कौन करते हैं? गोल्जी इकाई करते हैं, ठीक ना। अब आते हैं लाइसोसोम। ये कोशिका अंग है सभी। तो लाइसोसोम के बारे में बात करें तो लाइसोसोम का खोज जो है ना, लाइसोसोम का खोज डी डुबे के द्वारा किया जाता है 1948 ईस्वी में। और लाइसोसोम एक प्रकार का क्या होता है? एंजाइम्स होता है। लाइसोसोम एक प्रकार क्या होता है? एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम का मुख्य कार्य है बाह्य पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना। लाइसोसोम का काम क्या है? बाह्य पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना है। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोला जाता है। आत्महत्या की थैली किसे बोला जाता है? लाइसोसोम को। या कोशिका का आइटम बम। कोशिका का आइटम बम किसे बोला जाता है? लाइसोसोम को बोला जाता है, ठीक ना। आपको टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर होता जाएगा। बिहार पुलिस में सभी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो आपको छूटेगा नहीं, आप याद रखिए। अब अगला टॉपिक है राइबोसोम। अगला टॉपिक क्या है? राइबोसोम है। तो राइबोसोम की बात करें तो देखिए राइबोसोम की खोज पायलट के द्वारा किया जाता है 1953 ईस्वी में। राइबोसोम की खोज कौन करते हैं? पायलट करते हैं 1953 ईस्वी में। और राइबोसोम किसकी बने होते हैं? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि राइबोसोम किसके बने होते हैं, तो राइबोसोम जो है ना आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। किसकी बने होते हैं? आरएनए और प्रोटीन की बनी होती है, ठीक ना। उसके बाद देखिए राइबोसोम का निर्माण होता है। राइबोसोम का निर्माण जो होता है केंद्रिका द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? केंद्रिका द्वारा होता है। राइबोसोम दो प्रकार के होता है, एक 70S एक 80S राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है ना 70S राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में कौन सा? 80S राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन संश्लेषण कहा जाता है, ठीक ना। प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? राइबोसोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन संश्लेषण होता है। और इसलिए प्रोटीन के फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। प्रोटीन के फैक्ट्री किसे बोलते हैं? राइबोसोम। ये भी क्वेश्चन बिहार पुलिस में आ चुका है, याद रखिए। तो प्रोटीन के फैक्ट्री किसे बोलते हैं? राइबोसोम को बोलते हैं। चलिए अगला टॉपिक लवक। लवक पादप कोशिका का एक मुख्य घटक है, कोशिकांग है जो लवक। तो लवक जो है ना पादप में पाया जाता है। लवक जो है केवल पादप में पाए जाते हैं। पादप मतलब पेड़ पौधा में पाया जाता है। लवक 3 प्रकार के होते हैं। लवक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। एक होता है वर्णीय लवक जिसे ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, एक होता है वर्णीय लवक क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। तो अवर्णीय लवक जो है ना, अवर्णीय मतलब इसमें कलरहीन होता है, रंग नहीं रहता है, तो ये जड़ों में पाया जाता है। वर्णीय लवक कहाँ पाया जाए? जड़ों में पाया जाता है, ठीक ना। अब फूलों और बीजों को आकर्षक रंग कौन देता है? क्रोमोप्लास्ट। कौन देता है? क्रोमोप्लास्ट, वर्णीय लवक, ठीक ना। फूलों में जो कलरफुल रहता है ना, रंगीन रहता है, वो किसके कारण? क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। और पत्तियों के हरा रंग किसके कारण होता है? तो पत्तियों का हरा रंग है ना हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है, ठीक ना। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है।
पत्तियों का रंग पीला किसके कारण हो जाता है? केरोटिन के निर्माण के कारण। जब पत्तियों में केरोटिन का निर्माण होता है तो उसका रंग क्या हो जाता है? हरा की जगह पर पीला हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। याद रखिए क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसको पर्णहरित बोलते हैं। और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। तो प्रकाश संश्लेषण में हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट सहायक होता है, ठीक ना। कोशिका के रसोई घर ही हरित लवक को बोला जाता है। कोशिका के रसोई घर क्या है? पादप कोशिका का रसोई घर किसे बोला जाता है? हरित लवक को कहा जाता है। पादप कोशिका का रसोई घर किसे बोला जाता है? हरित लवक को कहा जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, टमाटर जो लाल होता है ना, टमाटर का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है? तो टमाटर का लाल रंग जो होता है लाइकोपीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। और हल्दी में जो पीला रंग होता है ना, हल्दी किसके कारण होता है? जेंथोफिल के कारण होता है। किसके कारण? जेंथोफिल के कारण होता है। और पपीता में जो पीला रंग होता है ना, पपीता में जो पीला रंग होता है किसके कारण? कैरिका जेंथिल के कारण होता है। किसके कारण? कैरिका जेंथिल के कारण होता है। और सेब में जो लाल रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण? एंथोसाइनिन के कारण होता है। मिर्च में जो लाल रंग होता है कैप्सेथिन के कारण होता है। किसके कारण? मिर्च का लाल रंग कैप्सेथिन के कारण होता है। कैप्सेथिन के कारण होता है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, और जो गाजर का जो कलर होता है किसके कारण गाजर कलरफुल दिखता है? केरोटिन के कारण होता है, ठीक। अब देखिए देखते हैं अगला टॉपिक है, केंद्र की खोज कौन करता है? तो केंद्र की खोज जो है ना रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया जाता है। ये भी बिहार पुलिस में पूछ चुका है क्वेश्चन। केंद्र की खोज कौन करते हैं? रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में करते हैं। कोशिका का प्रबंधक का कार्य कौन करता है? मतलब मैनेजरिंग के कार्य कौन करते हैं? मैनेजर कौन होता है? केंद्रक होता है। ये सभी को काम करने की इजाजत देते हैं, क्या करना है नहीं करना है। कोशिका का दिमाग ही केंद्रक है, ठीक ना। कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? केंद्र को कहा जाता है। केंद्र का मुख्य भाग केरोमेटिन होता है। केंद्र का जो मुख्य भाग होता है क्या होता है? केरोमेटिन होता है। उसके बाद देखिए क्रोमेटिन जो है ना वो किसका बना होता है? प्रोटीन और डीएनए का बना होता है। हिस्टोप्रोटीन और डीएनए के बना होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डायोक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ये भी याद है। कोशिका की निर्जीव रचना क्या होती है? तो कोशिका की निर्जीव रचना आपसे पूछे तो रसधानी होती है। क्या होती है? रसधानी, वैक्यूल होते हैं। रसधानी पाया जाता है पादप कोशिका में पाया जाता है। रसधानी रसधानी कहाँ पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में। तर्का यानी सेंट्रोसोम की खोज बॉबरी के द्वारा किया जाता है। तर्का या सेंट्रोसोम की खोज किसके द्वारा किया जाता है? बॉबरी के द्वारा। तर्का किस में पाया जाता है? केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। याद रखिए सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोशिका विभाजन। टॉपिक है कोशिका का विभाजन। टॉपिक क्या है? कोशिका का विभाजन। तो आपको टॉपिक बाय टॉपिक बता रहे हैं, याद रखिए, ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा। एग्जाम हॉल में जाकर आप अच्छे करिएगा। केंद्रक विभाजन की मतलब केंद्रक के जो विभाजन होते हैं वो क्रिया क्या कहलाते हैं? केंद्रक विभाजन की जो क्रिया होती है वो कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। समसूत्री विभाजन मिटोसिस जो होता है किस में होता है? समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होते हैं। किस में होते हैं? कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है, मिटोसिस होते हैं। और जो होता है अर्धसूत्री विभाजन जो होता है ना, अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? लैंगिक या जनन कोशिका में होता है अर्धसूत्री विभाजन। लैंगिक जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। असूत्री विभाजन जीवाणु में होता है। असूत्री विभाजन किस में होता है? जीवाणु में होता है। समसूत्री विभाजन खोज वाल्टर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। और अर्धसूत्री विभाजन खोज जो है ना फार्मर और मूरे के द्वारा किया गया था। चलिए टॉपिक है जैव विकास। टॉपिक क्या है? जैव विकास, ठीक ना। टॉपिक जैव विकास से क्वेश्चन आता है कि प्राकृतिक वर्णन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया जाता है? तो डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा। और उत्परिवर्तन का सिद्धांत कौन दिया है? ह्यूगो डी ब्रीज दिया है। कौन दिया है? ह्यूगो डी ब्रीज दिया है। नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयनवाद के सिद्धांत कौन दिया है? तो ये भी डार्विन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन देखिए, विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? डार्विन थे। और डार्विन याद रखिए कि आनुवंशिक में मटर पे रिसर्च करते हैं, मटर के पौधे पर रिसर्च करते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल, सॉरी डार्विन ने ग्रेगर जॉन मेंडल मटर के पौधे पर रिसर्च करते हैं। कौन से? तो गार्डन, ठीक है। गार्डन वाले मटर का पौधा जो होता है उस पर रिसर्च करते हैं मेंडल, आनुवंशिक का खोज करते हैं। ठीक है, टॉपिक आ ही गया। आनुवंशिकी के बारे में आप पढ़ेंगे। आनुवंशिकी जो है ना, देखिए
आनुवंशिकी के पिता किसे कहा जाता है? जनक या पिता ग्रेगरी जॉन मेंडल को कहा जाता है, ठीक ना, मेंडल को कहा जाता है। आनुवंशिकी का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगरी जॉन मेंडल को कहा जाता है। आनुवंशिकी से संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? मेंडल मटर के पौधे पर किया गया था। लेकिन बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा मटर का पौधा? तो गार्डन मटर का पौधा, ठीक है, गार्डन मटर का पौधा पर रिसर्च किया था वो, कौन? मेंडल। अब देखिए क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहते हैं। इसके पिता कौन है? वाटसन, डब्ल्यू वाटसन, ठीक ना। जेनेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? डब्ल्यू वाटसन किया था 1985 में। आनुवंशिक उत्परिवर्तन होता है किसके द्वारा? गुणसूत्र, क्रोमोसोम या गुणसूत्र। पहला क्वेश्चन देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पुलिस में कि आनुवंशिकता की मूल इकाई क्या है? तो आनुवंशिकता की मूल इकाई जो होता है जीन होती है। क्या होता है? जीन होते हैं, ठीक ना। अब देखिए जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीन शब्द का प्रयोग जोहान्स ने किया था। विल्हेल्म जोहान्स के द्वारा जीन शब्द का प्रयोग 1909 ईस्वी में किया गया है। जीन जो है ना गुणसूत्र में होता है। क्या होता है? जीन गुणसूत्र में होता है। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया था? एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत विट्टल एवं टेटम के द्वारा दिया गया है। विट्टल एवं टेटम। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने है? तो गैमेट की शुद्धता का नियम मेंडल के द्वारा किया है। जीवन की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुआ था? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। अगला टॉपिक देखिए गुणसूत्र है। टॉपिक नाम क्या है? गुणसूत्र। देखिए तो गुणसूत्र जो है ना आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है। आनुवंशिक गुणों का वाहक क्या होता है? गुणसूत्र। गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज जो है ना स्टारबर्ग करते हैं। गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज कौन करते हैं? स्टारबर्गर के द्वारा किया जाता है 1875 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है क्रोमोसोम या गुणसूत्र शब्द का नामकरण, देख खोज तो कर दिया हो लेकिन नामकरण जो है ना वाल्डेयर करते हैं। कौन करते हैं? वाल्डेयर करते हैं। गुणसूत्रों का निर्माण जो होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ के द्वारा होता है। गुणसूत्र किसका बना होता है? क्रोमेटिन का बना होता है। मनुष्य तथा जंतुओं में लिंग निर्धारित होता है गुणसूत्र के द्वारा। जो मनुष्य और जंतु में लिंग निर्धारित किसके द्वारा होता है? गुणसूत्रों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है ना मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होती, टोटल 46 होगा और जोड़ी में बात करें तो 23 जोड़ी होगी, ठीक ना। मनुष्य गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 46 और टोटल जोड़े में बात करें तो 23 जोड़ी होगी। लिंग गुणसूत्र क्या होता है? तो 23वां अंतिम जोड़ा जो होता है लिंग गुणसूत्र होता है। मतलब 22 जोड़ा जो है गुणसूत्र होता है और प्लस एक जोड़ा जो है ना लिंग गुणसूत्र होता है, ठीक है ना। 23वां अंतिम जोड़ा जो होता है लिंग गुणसूत्र होता है। पुरुष और स्त्री में जीन संगठन, तो पुरुष में जो होता है XY होता है और स्त्री या महिला में जो होता है XX लिंग गुणसूत्र होते हैं। पुरुष में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? XY और महिला में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? XX। पुरुष का 23वां गुणसूत्र, 23वां मतलब अंतिम लिंग गुणसूत्र XY और महिला का 23वां लिंग गुणसूत्र क्या है? XX। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारित किसके द्वारा होता है? पिता गुणसूत्र के द्वारा बच्चे का लिंग निर्धारित होता है हमेशा। अगर कोई लड़का है तो अपने पिता से विरासत में गुणसूत्र क्या प्राप्त करता है? पिता है तो 22 + Y लेगा, ठीक ना, और प्लस 22 प्लस मम्मी से X लेगा तो टोटल हो गया 46 गुणसूत्र, ठीक ना, 44 + XY। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लिक अम्ल से क्वेश्चन भी आता है। तो न्यूक्लिक अम्ल क्या है? तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज है ना फ्रेडरिक मिशर के द्वारा किया जाता है। एक जर्मन वैज्ञानिक है। न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसके द्वारा किया जाता है? फ्रेडरिक मिशर के द्वारा किया जाता है, एक जर्मन वैज्ञानिक है। और देखिए न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण जो होता है न्यूक्लियोटाइड के द्वारा होता है। किससे होता है? न्यूक्लियोटाइड से होता है। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण किससे होता है? न्यूक्लियोटाइड से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दो न्यूक्लिक अम्ल जो है RNA और DNA, राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है। RNA का पूर्ण रूप होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड और DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये भी न्यूक्लिक अम्ल ही है। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल, क्वेश्चन पूछता है DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया है? तो वाटसन एवं क्रिक दिया है। DNA को डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया है? तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया 1953 ईस्वी में। देखिए वाटसन एवं क्रिक को नोबेल पुरस्कार भी मिला है। कब? 1962 ईस्वी में मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन किया है कौन वर्ग के द्वारा किया है, कौन वर्ग के द्वारा किया गया है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है और डीएनए का जो इकाई है जीन कहलाती है। क्या कहलाती है? जीन कहलाती है। डीएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना और आनुवंशिक प्रक्रियाओं का यानी क्रियाओं का संचालन करना डीएनए का मुख्य कार्य है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? प्रयोगशाला में डीएनए का जो संश्लेषण है हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया है। ठीक ना। अब देख, पैतुक सिद्ध करने में सहायक होता है तो डीएनए और फिंगरप्रिंट के द्वारा पैतुकता सिद्ध होता है। डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक केंद्र कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, सेल्यूलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? सेल्यूलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र जो है हैदराबाद में स्थित है। आरएनए का संश्लेषण डीएनए से होता है और डीएनए में शर्करा जो पाई जाती है वो राइबोस से होती है। आरएनए में जो शर्करा पाई जाती है कौन होता है? राइबोस। और डीएनए में जो मौजूद शर्करा होती है वो डीऑक्सी राइबो होती है। केंद्रक में डीएनए का अंश होता है 10%। केंद्रक में डीएनए का अंश कितना होता है? 10% होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए जो बहुलक है न्यूक्लियोटाइड का है। किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड का। डीएनए किसका बहुलक होता है? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। प्रोटीन निर्माण के लिए कौन आदेश देता है? तो प्रोटीन निर्माण के लिए जो है ना डीएनए आदेश देता है। कौन देता है? डीएनए आदेश देता है। देखिए प्रोटीन का निर्माण आरएनए करता है। कौन करता है? आरएनए करता है। डीएनए की श्रृंखला बंदी होती है हाइड्रोजन बंध से। किससे? हाइड्रोजन बंध से। अब देखिए कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह है ना आरएनए के द्वारा होता है। किसके द्वारा? आरएनए के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलते हैं? तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में मिलते हैं और हरित लवक भी रहता है। हरित लवक में मिलते हैं। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में मिलते हैं। अगला टॉपिक है शैवाल। क्या है? अगला टॉपिक है शैवाल। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। क्या है? कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। अंतरिक्ष यात्री है ना, अंतरिक्ष में जब यात्री होते हैं उसको प्रोटीन युक्त भोजन और जल और ऑक्सीजन प्राप्त करना होता है। तो किसका प्रयोग करते हैं? तो देखिए जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो प्रोटीन युक्त भोजन और जल प्राप्त करने के लिए, ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए क्लोरेला जो शैवाल होता है ना उसका उपयोग करते हैं। क्लोरेला शैवाल का प्रयोग करते हैं। ठीक ना। आयोडीन बनाने में कौन सा शैवाल का उपयोग किया जाता है? तो आयोडीन बनाने में लेमनेरिया शैवाल का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए अगला टॉपिक हो गया कवक। कवक से क्वेश्चन आते हैं। कवक कवक है, कवक एक बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जीव होता है और कवक का जो अध्ययन है ना माइकोलॉजी कहलाता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। देख प्रमुख कवक में इष्ट देख लिए, मशरूम, खमीर, ये सब कवक उदाहरण है। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है काइटिन की बनी होती है। आप देखिए कि शैवाल की कोशिका भित्ति जो होती है सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कवक में जो भोजन संचित होता है ग्लाइकोजेन के रूप में संचित होता है। कवक में भोजन किसके रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजेन के रूप में। डबल रोटी के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? डबल रोटी के निर्माण में है ना सेक्रोमाइसेज नामक कवक का उपयोग किया जाता है। सेक्रोमाइसेज नामक कवक का उपयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है। डबल रोटी बनाने में ईस्ट का भी प्रयोग करते हैं। याद रखिए डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? ईस्ट का भी प्रयोग करते हैं। शराब उद्योग में भी ईस्ट का प्रयोग करते हैं। ईस्ट एक कवक है। याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? ईस्ट तो ब्रेड को जो है ना मुलायम और लचीला बनाने के लिए किया जाता है। ठीक ना। चलिए अगला टॉपिक है लाइकेन। टॉपिक क्या है? लाइकेन्स। ये सबसे भर भर के क्वेश्चन आता है हर एक एग्जाम में। आप पूछिएगा कितना भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है ना सब में इस सभी टॉपिक से क्वेश्चन आता ही है। तो लाइकेन जो है ना, लाइकेन जो है कवक और शैवाल के से होते बने होते हैं। लाइकेन क्या है? कवक शैवाल का सहजीवी बोला जाता है। कवक और शैवाल का सहजीवी जो है ना लाइकेन को कहा जाता है। कवक और शैवाल के सहजीवी के का लाइकेन कहा जाता है। लाइकेन शब्द है थियोफ्रेटस प्रयोग किया था सबसे पहले। पेड़ों के सालों पर उगने वाला लाइकेन है ना कॉर्टिकोल्स कहलाता है। पेड़ों के सालों पर जो लाइकेन उगते हैं उसे क्या बोलते हैं? कॉर्टिकोल्स बोलते हैं। पेड़ों के सालों पर उगने वाले लाइकेन कॉर्टिकोल्स। उसको चट्टानों पर उगने वाला जो होता है ना, चट्टानों पर जो सवाल मतलब चट्टानों पर जो उगने वाला लाइकेन होता है सेक्सिकोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्सिकोल्स बोलते हैं।
और गोबर पर जो उगने वाले कवक होते हैं वो बोलते हैं क्रोप्रोफिल बोलते हैं। लाइकेन मृदा निर्माण में सहायक होता है। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पत्र जो प्राप्त किया होता है रोसेला नामक लाइकेन से होता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है बिहार दरोगा, इसमें इत्र बनाने में उपयोग में लाए जाने वाले लाइकेन, इत्र बनाने में जो लाइकेन प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है, तो इत्र बनाने में जो लाइकेन है ना वो लेवेरिया, इर्बेनिया और रेमेनिला है, ठीक ना। ये सभी का जो लाइकेन है इत्र बनाने में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला टॉपिक है फूल। अगला टॉपिक क्या है, फूल। तो फूल से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम हॉल में। तो देखिए फूलों का जनन अंग जो होता है, पौधा का जनन अंग जो होता है पुष्प होता है, ठीक ना। पुष्प या फूल होता है। और पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों की जो खेती होती है उसे फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर। पुष्प का जो नर अंग होते हैं ना, फूलों के जो नर अंग होता है पुंकेसर होता है। कौन सा होता है, पुंकेसर। और मादा अंग जो होता है स्त्रीकेसर होते हैं, ठीक ना। मादा अंग जो होता है क्या होता है, स्त्रीकेसर होता है। मादा अंग जो क्या होता है, स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर या अंडा बोलते हैं, कार्पेल बोलते हैं, ठीक ना। सबसे छोटा पुष्प जो होता है बुल्फिया होता है। सबसे छोटा पुष्प मतलब फूल बुल्फिया, सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेसिया है। चलिए अब पादप उत्तक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए पादप उत्तक है ना, तो पादप उत्तक में कोशिका का जो समूह उसकी उत्पत्ति संरचना का समान होते हैं उसे उत्तक कहते हैं, सबको पता ही है। उत्तक शब्द सबसे पहले प्रयोग किया था बिचर्ड किया था। कौन किया था, बिचर्ड किया था। उसके बाद देखिए शरीर में उत्तकों का निर्माण प्रोटीन से होते हैं। किससे होता है, शरीर में उत्तकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। जाइलम एवं फ्लोएम उत्तक को संवहनी उत्तक बोला जाता है। पौधे का जो उत्तक है जाइलम और फ्लोएम उसको क्या बोलते हैं, संवहनी उत्तक कहते हैं। खाद्य पदार्थों का जो पौधे में पहुंचाता है ना, पौधे के भाग में पहुंचाता है, संवहन करते हैं। खाद्य पदार्थ का जो संवहन करते हैं कौन करते हैं, फ्लोएम करते हैं। और जल का जो संवहन करते हैं जाइलम करते हैं। खाद्य पदार्थ फ्लोएम और जल जाइलम, याद रखिए जल से जाइलम और जल से जल। शरीर के उत्तक तथा अंगों को आपस में जोड़ने वाले जो उत्तक होते हैं उसे संयोजी उत्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयोजी उत्तक। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। अब टॉपिक आ गया प्रकाश संश्लेषण। क्या आ गया, प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन भर भर के आता है एग्जाम हॉल में, एक दो आता ही है। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण जो है ना, पेड़ पौधे जो खाना तैयार करते हैं उस विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम है। प्रकाश संश्लेषण इकाई क्या है, क्वांटोसोम है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ जो है ना, प्रकाश संश्लेषण होने के लिए चार चीज की जरूरत होती है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी कि जल, क्लोरोफिल और सूरज का प्रकाश। ये चारों चीज होने पर ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया संभव हो पाती है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होती है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। मतलब प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। उसके बाद देखिए क्लोरोफिल प्रकाश के किन रंगों में ग्रहण करते थे, बैगनी रंग हो, नीला रंग हो, ठीक ना, उसके बाद लाल रंग हो, इसमें क्लोरोफिल प्रकाश के रंगों को ग्रहण करता है। सबसे ज्यादा जो प्रकाश संश्लेषण की दर होता है किस में होता है, लाल रंग में होता है सबसे ज्यादा। और सबसे कम जो होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया वो बैगनी रंग में होती है, याद रखिए। उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण क्वेश्चन और आता है क्या, प्रकाश संश्लेषण क्रिया दिन में होती है रात में नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे निकलता है, तो ऑक्सीजन जो है ना जल के उपचयन से निकलता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे निकलता है, तो जल से निकलता है। ये क्वेश्चन पूछा जाए। जल के अपघटन के लिए ऊर्जा मिलती है प्रकाश से। जल के अपघटन की ऊर्जा कहाँ मिलती है, प्रकाश से मिलती है। उसके बाद है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फास्फोग्लिसरिक अम्ल। फास्फोग्लिसरिक अम्ल वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। सौर ऊर्जा का अंतिम स्रोत जो है ना विकिरण है, सौर विकिरण है, ठीक ना।